सम्राट अशोक 11 पाटलिपुत्र के महाराज बिंदुसार का स्वास्थ्य अति चिंताजनक स्थिति में था। तक्षशिला से सुषेम को तथा उज्जैनी से अशोक को यथाशीघ्र पाटलिपुत्र पहुंचने के लिए प्रधानमंत्री ने दूतों द्वारा संदेश भिजवाया। सुषेम की यात्रा में रुकावट डालने के लिए अशोक के मित्र यश ने 2 नर्तकियों को तक्षशिला भेजा। यश उज्जैनी लौट आया। ज्योतिषी बनकर आए सुषेम के मित्र के षड्यंत्र का भांडा फोड़ दिया और अशोक की उपस्थिति में उसे कैद करवाया। पाटलिपुत्र से जैसे ही संदेश मिला, यश ने अशोक को सेना सहित पाटलिपुत्र जाने के लिए मनाया। पाटलिपुत्र जाने के पहले अशोक ने तत्संबंधी विषय बताने के उद्देश्य से अपने दलनायकों को बुलवाया। राजभवन के सामने एकत्रित दलनायकों को संबोधित करते हुए यश ने यूं कहा, मित्रों, बहुत ही जागरूकता के साथ व्यवहार करने का समय आ गया। हमें सतर्क रहकर अपने लक्ष्यों की पूर्ति करनी है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस सुविशाल साम्राज्य की स्थापना की। क्या अपनी ही आंखों के सामने उसे विच्छिन्न होते हुए देखें? हाथ पर हाथ धरे चुप बैठे रहें, अथवा उसकी रक्षा के लिए कटिबद्ध हो जाएं? अभी यहीं हमें इसका निर्णय करना चाहिए। साम्राज्य की रक्षा के लिए हम लोग यथाशक्ति लड़ेंगे। इसमें हम किसी भी प्रकार की लियाई आने नहीं देंगे। हमारे युवराज के प्रति, उनके निकट मित्र आपके प्रति हमें अटल विश्वास है। बताइए कि अब मगध साम्राज्य किस विपत्ति से घिरा हुआ है? उसके शत्रु कौन हैं? दलनायकों के अधिपति अवंती के सर्वसेनाध्यक्ष ने पूछा। मित्रों, आपने राज्य के बाहर के शत्रुओं से कितनी ही बार लड़ाइयों की होंगी, किंतु अब हमें बाहर के शत्रुओं से लड़ना नहीं है। राज्य में फैले तथा राजपरिवार के अंदर ही मौके की ताक में बैठे शत्रुओं से हमें लड़ना है। इन स्वार्थपूर्ण शक्तियों से हमें जूझना है। ये लोग बाह्य शत्रुओं से भी अधिक खतरनाक हैं। बाह्य शत्रुओं से जूझने के लिए धैर्य मात्र पर्याप्त है, किंतु अंदर के शत्रुओं का नाश करने के लिए धैर्य के साथ साथ अटूट विश्वास और चित्त शुद्धि की नितांत आवश्यकता है। यश ने कहा, आप हमारे नेता हैं। जिस विश्वास की आप बात कर रहे हैं उसे हम में भरिए, एक दलनायक ने कहा। यह किसी के भरने से नहीं भरता, स्वयं निर्धारित लक्ष्यों पर यह निर्भर होता है। लक्ष्य उन्नत और उत्तम हो तो हृदय में अटल विश्वास आप ही आप उत्पन्न होता है। हमें स्वयं इसकी आदत डालनी चाहिए। हमारे सम्राट का स्वास्थ्य बहुत ही क्षीण हो गया। किसी भी क्षण वे मर सकते हैं। सम्राट की मृत्यु के बाद कौन इस सिंहासन पर आसीन होने के योग्य है? इस संबंध में आपकी क्या राय है? यश ने पूछा। थोड़ी देर मौन रहने के बाद सेनाध्यक्ष ने कहा, मैंने सुना कि महाराज युवराज सुषेम का राज्याभिषेक करने का निर्णय ले चुके हैं, किंतु मैं चाहता हूं कि यह राज्याभिषेक न हो तो अच्छा है। आप क्यों ऐसा चाहते हैं? यश ने पूछा। युवराज सुषेम दुष्ट ही नहीं बल्कि मूर्ख भी हैं। एक बार उनके कहे अनुसार मैंने एक फुर्तीले सैनिक को उनके यहां भेजा। वह अंगरक्षक के पद पर नियुक्त हुआ। जब मैं पास ही खड़ा था तब उड़ते हुए कौवे ने उनकी पगड़ी पर पेशाब किया। इस पर सुषेम अनावश्यक ही अंगरक्षक पर नाराज हो गए और उसे मौत की सजा दी। ऐसे उद्देड़ स्वभाव का व्यक्ति महाराज बने तो प्रजा पर क्या गुजरेगी, यह मुझे बताने की जरूरत नहीं। सेनाध्यक्ष ने दुखी होते हुए कहा, ऐसी स्थिति में हमें अपने प्रयत्न जारी रखने चाहिए, जिससे ऐसा अयोग्य मनुष्य राज्याधिकार हस्तगत न कर पाए। एक और बात आपसे पूछना चाहूंगा, क्या मगध सिंहासन पर आसीन होने की योग्यता अशोक में है? यश ने पूछा। सब प्रकार से युवराज अशोक योग्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अशोक ही मगध के सम्राट बने, सेनाध्यक्ष ने जोर देकर कहा। अशोक ने तभी वहां प्रवेश किया।
मगध साम्राज्य के होने वाले सम्राट युवराज अशोक को सविनय प्रणाम। सेनाध्यक्ष तथा दलनायक चिल्ला पड़े और सिर झुकाकर नमस्कार किया। अब एक और क्षण भी विलंब करना नहीं चाहिए। यहाँ कौन कौन दलनायक रहेंगे, इसका निर्णय सेनाध्यक्ष ही करेंगे। जरूरत पड़ने पर उन्हें लड़ना होगा और राजभवन की रक्षा करनी होगी। शेष सभी प्रातःकाल ही राजभवन के सामने हाजिर हो जाएं। सूर्योदय के पूर्व ही हमें युवराज के साथ निकलना होगा, यश ने कहा। सभी दलनायकों ने अपनी स्वीकृति देते हुए हाथ उठाया। मित्रों, हमारे पितामह से सुस्थापित मगध साम्राज्य के संरक्षण के लिए आप सभी लोग जो सहयोग दे रहे हैं, उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हैं। मैं यह कभी नहीं भूलूंगा, अशोक ने कहा। प्रभु, महाराज की मृत्यु हो गई, कहता हुआ एक दूत अंदर आया। युवराज सुषेम उस समय एक कमरे में बैठा हुआ मदिरा पी रहा था। वहां दो विदेशी व्यापारी भी थे। इस समाचार को सुनते ही उसका ध्यान बंट गया और उसने सिर ऊपर उठाकर देखा। उनके सामने एक मणि रखा हुआ था और उसकी अद्भुत कांति कमरे को प्रकाशमान कर रही थी। क्या तुम्हारा ख्याल है कि इस समाचार को सुनाने के एवज में तुम्हें यह मणि दूंगा? कभी नहीं। तुम्हें यहाँ किसने आने दिया? सुषेम ने नाराज हो दूत से पूछा। उसे लगा कि दूत ने अंदर प्रवेश करके रंग में भंग कर दिया। आप ही ने अनुमति दी प्रभु। मैंने जैसे ही कहा कि प्रधानमंत्री के यहाँ से दूत आया हुआ है, तो आपने उसे तुरंत प्रवेश करने के लिए कहा। वहीं खड़े सुषेम के अंतरंग सलाहकार सुबाहु ने कहा। ऐसी बात है क्या? कहते हुए सुषेम ने पूछा, क्या पिता मर गए? हाँ प्रभु, हमें भी अभी अभी प्रधानमंत्री से यह समाचार मिला, सुबाहु ने कहा। विदेशी व्यापारियों को संबोधित करते हुए सुषेम ने कहा, ठीक है, बाद मिलेंगे। दोनों व्यापारियों की दृष्टि अब मेज पर रखे गए मणि पर पड़ी। तक्षशिला में व्यापार करने की अनुमति पाने के उद्देश्य से उन्होंने यह मणि उसे भेंट में दिया, किंतु इस अनुमति पत्र से संबंधित कोई कार्रवाई नहीं हुई। वे इस दुविधा में पड़ गए कि मणि वापस ले जाएं या वहीं रखकर चले जाएं। सुषेम ने मणि को अपने हाथ में लिया और व्यापारियों से कहा, कुछ और मूल्यवान मणियों को लेकर पाटलिपुत्र आइए। तक्षशिला में ही नहीं, संपूर्ण मगध साम्राज्य में व्यापार चलाने की अनुमति दूंगा, कहकर वह ठठाकर हंसने लगा। व्यापारी चले गए। मुझे तुरंत पाटलिपुत्र जाना है। सुबाहु, हमारे दलनायकों को बुलाओ। सोच रहा हूं कि क्या कुछ अंगरक्षकों के साथ जाना काफी है या अपने साथ थोड़ी सेना भी ले जाऊं, सुषेम ने कहा। सेना को लेकर जाना ही अच्छा है, पीछे से किसी की आवाज आई। सुषेम ने घूमकर देखा कि ये बातें करने वाला उसका प्रधान गुप्तचर है, जो पाटलिपुत्र में रहता है। क्या हुआ? कैसी बातें कर रहे हो? क्यों इस तरह हौफ रहे हो? सुषेम ने पूछा। प्रभु, मैं अभी अभी पाटलिपुत्र से आ रहा है। मैं जो विषय कहने वाला है वह बहुत ही गंभीर विषय है। युवराज अशोक पाटलिपुत्र पहुंचने ही वाले हैं, प्रधान गुप्तचर ने कहा। बको मत। तुम जिस युवराज अशोक की बात कर रहे हो वह न हिलडुल सकने वाले मांसपिंड की तरह निर्जीव पड़ा हुआ है। वह खड़े होने की स्थिति में भी नहीं है। उज्जैनी में वह मृत्यु की प्रतीक्षा में क्षण गिन रहा है, सुषेम ने व्यंग्यभरे स्वर में कहा। प्रभु, सेना सहित घोड़े पर चढ़कर आते हुए उन्हें मैंने अपनी इन आंखों देखा है, गुप्तचर ने कहा। सुषेम को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए पूछा, सचमुच? मेरी बातों में एक अक्षर भी झूठ साबित हो तो मुझे मौत के घाट उतारिए। आपको अभी सेना के साथ पाटलिपुत्र निकल जाना चाहिए, नहीं तो मुझे दंड देने का हक भी आप खो बैठेंगे, गुप्तचर ने कहा। तो फिर, कहकर उसने सुबाह की ओर संदेह भरी दृष्टि से देखा। सुबाहु एक कदम आगे आकर बोला, कहिए प्रभु। उज्जैनी से आई हुई वे नर्तकियां कहाँ हैं? उनके नाम भी भूल गया,
सुषेम ने नाराज होकर पूछा। उन्हीं नर्तकियों की बात कर रहे हैं न आप, जो कल आपसे मिलने आई थीं? सुबाहु ने पूछा। हाँ हाँ, उन्होंने ही कहा था कि मूर्ख अशोक को पंगु बना दिया, पक्षाघात का शिकार बना दिया, सुषेम ने कहा। नहीं अशोक मूर्ख हैं और न ही वह पक्षाघात से पीड़ित हैं, गुप्तचर ने कहा। मेरी ही बात का खंडन कर रहे हो? इतनी जुर्रत? वह मूर्ख नहीं तो और क्या है? सुषेम चिल्ला पड़ा। शांत हो जाइए प्रभु। आप मेरा विश्वास नहीं करेंगे तो मैं कुछ कर नहीं सकूंगा। आपने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी उसे ईमानदारी से निभाता आ रहा हूं। मेरी ईमानदारी पर शंका मत कीजिए। मुझे जाने की अनुमति दीजिए, गुप्तचर ने दुख भरे स्वर में कहा। नहीं कहकर सुषेम चिल्ला उठा। फिर कहा, उन नर्तकियों को तुम्हारे ही समक्ष खड़ा करूंगा। सुबाहु उन्हें तुरंत यहाँ ले आना। करने वाला उसका प्रधान गुप्तचर है जो पाटलिपुत्र में रहता है। क्या हुआ? कैसी बातें कर रहे हो? क्यों इस तरह हौफ रहे हो? सुषेम ने पूछा। प्रभु, मैं अभी अभी पाटलिपुत्र से आ रहा है। मैं जो विषय कहने वाला है वह बहुत ही गंभीर विषय है। युवराज अशोक पाटलिपुत्र पहुंचने ही वाले हैं, प्रधान गपजर ने कहा। अब वे कहाँ हैं युवराज? सुबाहु ने पूछा। यह मैं क्या जानूं? भेंटें लीं और चली गईं। वे इसी नगर में कहीं होंगी। क्या हमारे सैनिक उन्हें ले आ नहीं सकते? सुषेम ने पूछा। इतने में एक सैनिक वहां आया। वह उज्जैनी में रहने वाला सुषेम का गुप्तचर था। सुषेम ने उसे देखते ही आतुरता भरे स्वर में कहा, सही समय पर आए। कहीं यह बताने के लिए तो नहीं आए कि अशोक पाटलिपुत्र सेनास्थित निकल गया? तो प्रभु को यह समाचार पहले ही मालूम हो चुका। अशोक जैसे ही पाटलिपुत्र निकले वैसे ही मैं तक्षशिला निकल पड़ा, गुप्तचर ने हड़बड़ाते हुए कहा। इन नर्तकियों की ऐसी की तैसी। क्या अशोक पक्षाघात का शिकार नहीं हुआ? सुषेम ने आवेश भरे स्वर में पूछा। पक्षाघात? वे तो पहले से भी अधिक स्वस्थ हैं। बड़े ही उत्साह के साथ घोड़े पर चढ़कर निकले, गुप्तचर ने कहा। बस करो, चुप हो जाओ। उन दगाबाज नर्तकियों को पकड़कर ले आओ। उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो। आग में डालकर उन्हें जला दो। उनका गला घोंट दो। वह पागल की तरह चिल्लाने लगा। सूरज पश्चिम के पहाड़ों पर पहुंच रहा है। राजा बिंदुसार के भौतिक देह को दहन के लिए नदी तट पर ले आए। उसके 6 पुत्र भी वहीं हैं। अभी निश्चय नहीं हुआ कि राजा की चिता में कौन आग लगाए। क्या 6 पुत्रों को यह काम सौंपा जा सकता है? सेनाध्यक्ष ने प्रधानमंत्री से पूछा। प्रधानमंत्री ने राजपुरोहित को देखते हुए पूछा। चिता में आग लगाने की शुभ घड़ियां आसन्न हो गईं। 1 और घंटे का समय है, राजपुरोहित ने कहा। समाचार मिला है कि अशोक किसी भी क्षण नगर में प्रवेश करेंगे। सुषेम के बाद अशोक ही हकदार युवराज हैं, ऐसा मेरा विचार है, प्रधानमंत्री ने कहा। पुरोहित ने कहा, हाँ, यही धर्म सम्मत है। दूर खड़ी प्रजा चिल्ला उठी। देखो, युवराज अशोक आ गए। वहीं खड़े 6 राजकुमार चकित रह गए। थोड़ी देर बाद वहां शोरगुल होने लगा, हाहाकार मच गया। प्रधानमंत्री ने पूछा, क्या हो रहा है? राजकुमारों के हुक्म के मुताबिक कुछ सैनिक अशोक को यहां आने से रोक रहे हैं। युवराज और सेना पर वे पत्थर फेंक रहे हैं। दौड़े दौड़े आए एक सैनिक ने बताया। हे भगवान, इस समय पर राजकुमारों के बीच ये झगड़े, कहकर पुरोहित ने अपना दुख प्रकट किया। सेनाधिपति पास ही के एक टीले पर खड़ा हो गया और आज्ञा देने लगा, हमारा कोई भी सैनिक अशोक को न रोके। जो इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे फांसी की सजा होगी। राजकुमारों ने पहले ही चंद दलनायकों को बख्शीशें दी, इसलिए कुछ सैनिकों ने अशोक को रोकने की चेष्टा की।
उन्हें मालूम नहीं था कि अशोक के पीछे बलशाली सेना है। यश ने आज्ञा दी कि जो भी अशोक को रोकने की कोशिश करेगा उसे मार डाल दिया जाए। सेनाधिपति चिल्लाता रहा कि हमारे सैनिक अशोक की रक्षा में तत्पर हों। छहों राजकुमार सुषेम के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि वे अशोक से ईर्ष्या करते हैं, किंतु ऐसे अवसर पर इतना पाप करने पर वे तुल जाएंगे, इसकी मैंने कल्पना नहीं की, प्रधानमंत्री ने कहा। दहन संस्कार का समय आसन्न हो गया। समझ में नहीं आता कि अब क्या किया जाए, पुरोहित अपने आप बड़बड़ा रहा था। इतने में अशोक वहां आया। युवराज का स्वागत। ऐसे समय पर आपको ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, इसका मुझे खेद है। अच्छा हुआ आप सकुशल यहां पहुंच गए, यही काफी है, प्रधानमंत्री ने कहा। अपने पिता की चिता में आग लगाइए, राजपुरोहित ने अशोक से कहा। कुछ ही क्षणों में वह कार्यक्रम पूरा हो गया। सिंहासन का खाली रहना उचित नहीं है। महाराज की चिता में जो आग लगाते हैं वे ही सिंहासन के उत्तराधिकारी होते हैं। इसी रात को आपका मुकुटाभिषेक संपन्न होना चाहिए। आवश्यक इंतजाम कर दिए गए, प्रधानमंत्री भल्लाटक ने कहा। मैं शासन भार संभालूंगा। मुकुटाभिषेक उत्सव अभी न हो। मुझे पहले यह जानना होगा कि उच्च राज कर्मचारी, प्रमुखगण तथा सामंत इसके पक्ष में हैं या नहीं, अशोक ने गंभीरतापूर्वक कहा। आपकी बातें आपकी उन्नत मनोप्रवृत्ति के साक्षी हैं, प्रधानमंत्री ने कहा। थोड़ी ही देर में मालूम हुआ कि अशोक को मारने के लिए आए हुए सबके सब मारे गए। मरे हुए लोगों में से छहों राजकुमार भी थे। राजभवन में शोक छा गया। परिचारिकाएं दीन स्वर में विलाप करने लगीं।